जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से किसान हित में बहुत किसान हित ऐसी फैसले लिए हैं इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की ने। अब भी आज बजट पेश किया, उसमें 3 लाख थी पहले लिमिट किसान का, जो 4% ब्याज पर मिलता था किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी 5 लाख कर दी आज। ये बहुत सराहनीय कार्य है अभी भारतीय जनता पार्टी किसान हित में। जी, किसानों को जो ये भाजपा सरकार ने बजट आया, इसमें किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे भाजपा सरकार ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है, इसमें किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ बढ़िया बढ़िया होया, बहुत जो अपन बढ़िया पैसा मिलेगा, बढ़िया होया। हाँ चलो पैसा बढ़िया काम है, ये बढ़िया है, चलो किसी का काम चल जाए, बढ़िया है, ये अच्छा है। सरकार बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है, हमने जो चीज़ चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। भाई साहब इस तरह बढ़िया, तो सरकार ने इस तरह बढ़िया बजट में बहुत घना बढ़िया काम हो रहा, जो क्रेडिट कार्ड के लिए वो भी बढ़िया हो रहा, जिम्मेदारों के लिए बहुत बढ़िया करे जी। बहुत ज़्यादा फायदा है जी, कपास का, चने का, सरसों का, तो रेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बढ़िया। बजट पेश किया है उसको, जैसे पहले 7 लाख तक जो लोग ITR भरते थे उनका टेंशन रहती थी कि उनकी, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए 7 लाख बड़ा वो है। अब उस टैक्स स्लैब को 12 लाख तक कर दिया गया है। इससे आम लोगों को बचत होगी, फ़ायदा होगा, लोग शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अपनी जो खर्चे हैं वो बढ़ा पाएंगे और आसपास अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत है। देखिए, मोदी सरकार ने ये बहुत अच्छा बजट इस बार पेश किया है। जैसे कि हम लोग युवा पीढ़ी हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे दौरान भी कुछ नई घोषणाएं की जाए। तो जैसे कि स्टार्टअप करने वाली महिलाओं को अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। देखा जाए तो मिडिल फैमिलियों के लिए ये बहुत अच्छा है। पहले 7 लाख का था, अब 12 लाख हो गया, जो कि देखा जाए एक आम आदमी 7 लाख अगर कहीं से कमा लेता तो उसको टैक्स भरना पड़ता था, और अब वो 12 हो गया, उसका बहुत कम, सर से बोझ कम हो गया है। देखिए, जो बजट आया है कहीं ना कहीं उसमें मिडिल क्लास को एक अच्छी राहत ज़रूर मिली। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो टैक्स की बात की जाए, पहले 7-7.5 लाख के तकरीबन था, लेकिन अब उसे 12 कर एज फार एज मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स बेनिफिट में है वो सराहनीय है। इसमें विशेषकर जो इनकम टैक्स स्लैब को 12 लाख तक कर मुक्त किया गया है, एक बहुत अच्छा है। और 12 से 16 तक भी 15% टैक्स है, और 16 से 20 तक 20% है। इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया है, 12 लाख तक लोगों को राहत मिलेगी जो इनकम उनकी है, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पैसा जो है लोग खर्चेंगे, लोग पैसा मार्केट में जाएगा। तो स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बजट 2025-26 को लेकर आपने आम जनता की राय तो सुनी कि किस तरीके से जो आम व्यक्ति है, जो आम आदमी है, वो इस बजट को किस तरीके से देख रहा है। लेकिन इस बजट पर जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या अपनी राय रखते हैं, इस पर भी आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रकाश देरू हैं, बतौर टैक्स एक्सपर्ट वो हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है प्रकाश जी सूर्य समाचार पर। हमारे साथ MK भाटिया हैं जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ बतौर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट वीरभान शर्मा भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बतौर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभान शुरान जी भी जुड़े हुए हैं। आप चारों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हर किसी को बेस्ट एक्सपेक्टेशन थी, खासतौर से टैक्स को लेकर 10 लाख रुपए तक की, लेकिन इस बार तो सरकार ने 7 से सीधे 12 लाख तक की जो छूट है टैक्स को लेकर दे दी है। तो क्या इस बार के बजट को खासतौर से टैक्स के पर्सपेक्टिव से सिटीजन फर्स्ट बजट माना जाए, और इसका बिग इम्पैक्ट आप कहां देख रहे हैं प्रकाश जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं साक्षी जी। सबसे जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था या सब टैक्स पेयर का एक्सपेक्टेशन था, वो यही था कि हम अप टू 10 लाख, या पहले हमारा 7 लाख रुपये तक जीरो टैक्स था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट उसको 10 लाख तक लेके जाएगी। बट सरप्राइजिंगली ये फिगर 12 लाख हमारे लिए एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आई, और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स एग्जम्प्ट करना एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और उसके साथ साथ 12 से 24 लाख में भी मिडिल क्लास में जो लोग हैं उनको भी एक अलग से और कंसेशनल रेट के ऊपर बिलो 30% में रखा गया है। इससे भी एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ तक ये इस बजट की बात है, 1 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स फोरगॉन,
पिछले किसी भी बजट में ऐसा नहीं हुआ कि 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ दिया है टैक्स पेयर्स को। तो टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव बजट है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड की भी, जिसमें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं कि ये किया है। हाँ, ठीक है प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जो अन्य खास मेहमान हैं उनका भी एक बार ओपनिंग रिमार्क जो है टैक्स को लेकर ले लेते हैं। बतौर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट एम के भाटिया जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये जो बजट है वो एक ड्रीम बजट रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? एम के भाटिया जी, आपसे सवाल है मेरा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा बजट है मैम। सबसे बड़ी चीज़ जो एक तो जो टैक्स की जो रिबेट मिल रही है 12 लाख तक, ये आम लोगों के हाँ जी आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। 12 लाख तक टैक्स फ्री होना, इससे मतलब खुल के खर्चा कर सकते हैं, इकनॉमी में ग्रोथ आएगा और सबकी सेविंग्स भी होगी। क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से 1 लाख रुपए का बहुत अच्छा वो कराया कि मंथली 1 लाख तक, क्योंकि एक फैमिली के लिए मिडिल क्लास के बहुत ज़रूरतें हैं, बहुत खर्चे हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो एमएसएमई के लिए जो गवर्नमेंट ने करा है, एक तो फंडिंग जो पिछली बार 5 करोड़ रुपए करी थी लोन्स की एमएसएमई गारंटी स्कीम, उसे 10 करोड़ कर दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा मतलब बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि अगर फंड्स फ्री होगा तो और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। साथ में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी जो 2 करोड़ का फर्स्ट टाइम स्टार्टअप उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं। और हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। 36 ड्रग्स को जो कैंसर्स के लिए और मतलब क्रिटिकल केयर में है उनको मतलब कस्टम फ्री करा है। तो बहुत ही अच्छा बजट है और मतलब हम मतलब इसका देखिए पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कंट्री की इकनॉमी में और सभी मिडल मैन मतलब सबके लिए। ठीक है भाटिया जी, आपके पास आते हुए बतौर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट चंद्रभान शिवणा जी, किस तरीके से एग्रीकल्चर के सेक्टर में सरकार ने तमाम जो बड़े ऐलान किए, जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, बारी बारी विस्तार से बात करेंगे, तो जो अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं खास तौर से किसानों के हित में, एग्रीकल्चर के हित में, उनको आप कैसे देख रहे हैं बतौर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट? खास करके 2 बड़े बिंदु हैं जिन पर मैं विचार करना चाहूंगा जी। सबसे पहला है, पिछले कई साल से किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी वो 3 लाख तक थी, उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया। इसका बड़ा फायदा है किसान को। फायदा ये है कि 3 लाख तक की जरूरत एक संबंधित बैंक से पूरी हो जाती थी, लेकिन कुछ राशि के लिए उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता था या बैंक में जाना पड़ता था दूसरे में। तो उसके लिए वो एक ही प्लेटफॉर्म पर अपना कार्य कर सकेगा और उसका समय बचेगा और उसका थोड़े से ब्याज में काम चलेगा। दूसरा, कपास उत्पादक किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो इस बजट में सरकार ने और बढ़ाई हैं। समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए बजट है। समय समय प्रकार के कीट नियंत्रण के लिए, जैसे आमतौर पर गुलाबी सुंडी है, उसको नियंत्रण करने के लिए समय समय पर बजट है। ब्लॉक लेवल और गांव स्तर पर विशेष किसान के प्रशिक्षण लगा करके उनको आर्थिक सहायता देना, उनको बताना, उस बजट में इस बार बढ़ोतरी है। उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, जो कपास फसल में कपास की बुआई से लेकर और मंडी तक उसका जो है भरपूर फायदा किसान को मिलेगा। तो किसानों के लिए मुख्य रूप से जैसे पहले ही स्कीमें अच्छी चल रही हैं, दलहन की, तिलहन की, उसके साथ साथ कपास को जो बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो आगे बढ़ाया है कदम, वो सराहनीय है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा तो ध्यान इस सरकार ने और देना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी और किसान भाइयों की उम्मीद थी कि थोड़ा सा किसान निधि, पीएम किसान निधि की राशि में अगर थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती तो और सोने पे सुहागा होता। बाकी कुल मिलाकर के ये बजट किसानों के लिए अच्छा बजट कहा जाए। चलिए ठीक है चंद्रभान जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार वीरभान शर्मा जी, आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे हम टैक्स को लेकर।
जी साक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसे हमारे साथी बोल रहे थे कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड निर्मला सीतारमण जी ने जो एक तोहफा दिया है आम आदमी को 12 लाख की लिमिट का। एमएसएमई के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि एक डेफिनेशन बदली है। पहली बार 250 करोड़ की बजाय 500 करोड़ तक की टर्नओवर के लोग जो है एमएसएमई में आए व्यक्ति। एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड की बात करी है, स्पेशल क्रेडिट कार्ड जो फर्स्ट टाइम है, जैसे हमारे साथी बोल रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड की तरह से एमएसएमई के लिए भी क्रेडिट कार्ड की बात करी है, स्पेशल क्रेडिट कार्ड की। एक सीजीपीएमएस स्कीम होती है जिसको लोन गारंटी स्कीम बोलते हैं, 5 करोड़ से उसकी लिमिट को 10 करोड़ कर दिया मैडम जी। स्टार्टअप के लिए जो है पहले 10 करोड़ की लिमिट थी, उसको भी 20 करोड़ कर दिया है निर्मला सीतारमण जी ने। एक स्पेशल एआई फंड की बात करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 500 करोड़ के बजट की बात करिए, उसमें वो भी बहुत ही, क्योंकि आज की जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। जो टॉयज की इंडस्ट्री काफी स्ट्रगल में थी, चाइना से टॉयज इंपोर्ट होते थे, वो काफी उसके प्राइस को जो है मैनेज करवाना बड़ा मुश्किल था। उसके लिए एक मेक इन इंडिया की स्पेशल स्कीम की बात करेंगे तो ओवरऑल बजट जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड और मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है टोटल मिला। चलिए ठीक है। प्रकाश देहरू जी, एक बार हम टैक्स को लेकर एक व्यापक चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से सरकार ने बजट पर एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है, 12 लाख रुपए तक की एनुअली इनकम जिनकी होगी उनको टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो आपसे मैं आसान भाषा में समझना चाहूंगी, जो भी टैक्स पेयर्स हमको देख रहे हैं अभी इस वक्त, वो ये समझना चाहते हैं कि अगर उनको 12 लाख रुपए तक की जो एनुअल इनकम उनकी है, उनको अगर टैक्स नहीं देना तो जो पैसा बचेगा वो कितना होगा। और ना केवल 12 लाख एनुअली इनकम वाले, बल्कि जो 24 लाख से भी ज्यादा एनुअली इनकम वाले हैं, उनको भी कितना पैसा बचेगा, और अगर पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट कहां करें। जो सैलरी क्लास है उनका तो टैक्स कट के 8,000 रुपये महीने का कट के ही 9,000 रुपये महीने का कटने के बाद ही उनको पैसे मिल रहे थे। तो डायरेक्टली उनको एक बेनिफिट हुआ है कि 7-8 हज़ार रुपये की उनको एडिशनल सेविंग हो रही है। और दूसरा, जिनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है और 24 लाख रुपए तक है, उनको भी नियर अबाउट 10,000 रुपये महीने से लेके डिफरेंट स्लैब रेट्स के हिसाब से उनको बेनिफिट हो रहा है। तो यानी कि एक कॉमन टैक्स पेयर के हाथ में अब 10-12 हज़ार रुपये एक एक्स्ट्रा आएगा। तो ये एक, अगर हम बड़ी कैलकुलेशन देखें तो इसका गवर्नमेंट का भी एक पर्पज़ ये है कि जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आज के टाइम में इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो मिडिल क्लास अभी भी अंडर इंश्योर्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में कमा रहे हैं, बट उनका टर्म इंश्योरेंस ही नहीं है या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो उनकी फैमिली की सोशल सिक्योरिटीज़ अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बजट के आने के बाद अगर उनको 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का अगर बच भी रहा है, तो डेफिनेटली उनको सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन चीज़ों पे जाना चाहिए। उसके बाद अपनी फैमिली के अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। तो उस तरीके से क्या होगा कि ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे आएंगी। जो हमारी कंट्री का विज़न है 2047 में पूरा करने का, वो डेफिनेटली इस रोड मैप के हिसाब से इस बजट और सब्सिक्वेंट बजट पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। और नेक्स्ट एक ये भी है कि जब किसी की भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसको लोन भी की भी कैपेसिटी, EMI पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको लोन भी ज़्यादा मिल सकता है। तो उससे वो अफोर्डेबल हाउसिंग में हाउसेज खरीद सकते हैं। जो आज रेंट पे रह रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपये रेंट पे करके रह रहे हैं, उनको डेफिनेटली 10-15 हज़ार रुपये का अगर बूस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली दे विल गो टू देयर ओन हाउसेज और उनका घर का भी सपना पूरा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे आएंगे और इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी। और बैंकों को भी एक बहुत बड़ा लोन ग्रोथ मिलने वाला है अगले 1 साल में, आप देखेंगे। तो इससे जो 1 लाख करोड़ रुपीज़ का गवर्नमेंट ने टैक्स फोरगोन किया है, उसका मल्टीपल होके गवर्नमेंट को और लोगों को वापस मिलेगा। और डेफिनेटली GDP ग्रोथ में भी इसका मिलेगा। और जो बाकी इम्पैक्ट्स भी हैं, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को देख के गवर्नमेंट ने ये चीज़ें करी है।
जो कि इसका इम्पैक्ट अगले आने वाले 10 से 15 सालों तक यही सवाल है दिखेगा। प्रकाश जी मेरा आपसे अगला कि आपने इन्वेस्टमेंट को लेकर तो बताया कि जो टैक्स पेयर हैं वो जो पैसा उनको बचेगा उस पैसे को वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक पर टैक्स ना देने का जो बड़ा फैसला लिया है, निश्चित तौर पर इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, बचत होगी, लेकिन इकोनॉमी पर क्या एक बड़ा इम्पैक्ट, एक व्यापक असर इससे पड़ने वाला है, वो भी जरा हमको हमारे व्यूअर्स को समझाइए। हाँ, इम्पैक्ट की जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर 1 लाख करोड़ रुपीस डायरेक्टली लोगों को स्पेंडिंग के लिए आएगा तो उससे लोगों का स्पेंडिंग बढ़ेगा और उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ने से वो पैसा वापस सेविंग बैंक में नहीं रहेगा, वापस इकोनॉमी में फ्लोट करके आएगा और वो मल्टीपल टाइम्स होता है। जब आप अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो उसके मल्टीपल टाइम हमारी जीडीपी ग्रो करती है। तो यही हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आएंगे कि जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है वो रूट होके वापस जीडीपी के लिए लोगों को कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके लोगों में डिमांड क्रिएट होगी और उसी तरीके से उसका फ्यूचर इम्पैक्ट आएगा। एम के भाटिया जी, क्या अभी प्रकाश डेरू की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो एक बड़े इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या वो बड़ा इम्पैक्ट हमको भले ही अभी ना दिखाई दे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो रहने वाला है और ये देश की इकोनॉमी में एक व्यापक असर छोड़ने वाला है? भाटिया जी। जब भी गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब के रेट डिफरेंट करे हैं, कभी 2.5 लाख से 5 लाख किया है, उससे पहले भी हम बहुत साल पहले मतलब 60,000 के बाद भी लगता था इनकम टैक्स, तो हमेशा इससे इकनॉमी में चेंज आया है, लोगों को अवेयरनेस आएगी, लोग आईटी मतलब इनकम टैक्स मतलब में अपनी मतलब फाइलिंग भी करेंगे और अपने पैसे को भी कहीं ना कहीं वाइट में और डिजिटली इसको यूज़ करेंगे, तो इससे इकनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा और सबको एक यूथ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट है क्योंकि जो यूथ अभी ग्रो कर रहे हैं उनके लिए भी जो एक इनकम थी तो उनके लिए जरा सा स्लैब में आज के टाइम में देखिए मनी की वैल्यू कम हो गई है, वो 50,000 से ऊपर जैसी उनकी इनकम आती थी उनको टैक्स देना पड़ता था, तो उनको बड़ा जोर पड़ता है। तो बिल्कुल सर ने भी सही कहा कि इससे हाउसिंग पे भी फर्क पड़ेगा। आप लोग जो किराए के घर में रह रहे हैं वो अगर मतलब चाहेंगे तो वो अपने घर बना पाएंगे, यूथ के लिए भी सबसे अच्छा है। बट मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि अगर आपके चैनल के माध्यम से एक और मैसेज भी जाए कि जो जैसे एमएसएमई की स्कीम्स बढ़ाई है उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई है, तो जैसे फ्लैट्स खरीदने घर खरीदने वालों के लिए भी थोड़ी सी गवर्नमेंट को स्कीम्स बढ़ानी चाहिए। जैसे अभी 30 लाख से ऊपर के फ्लैट लेने के लिए मतलब उनको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है, तो अगर वो भी बढ़ाए तो इससे भी कहीं ना कहीं और इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमी तो बिल्कुल 100% ग्रो करेगी, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसका, यही उम्मीद है हमें भी। ठीक है वीरभान शर्मा जी, एक बार आपसे मैं मैन्युफैक्चरिंग एक और है कि जो एमएसएमई के लिए जी बात पूरी करिए। हाँ जी, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो एमएसएमई के लिए फंडिंग इन्होंने बढ़ाई है, स्टार्टअप के लिए फंडिंग बढ़ा रहे हैं, इससे मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब कि हम दूसरे कंट्री पे ना डेवलप होके या किसी और पे डेवलप ना होके हम उद्यमिता जब हमारे अंदर आएगी कि हम खुद बिजनेस डेवलप करें और उल्टा लोगों को रोजगार दें, तो इससे भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा। और जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पे फोकस कर रही है एमएसएमई के लिए, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में बहुत चेंज आएगा। थैंक यू। ठीक है, निश्चित तौर पर वीरभान शर्मा जी, देखिए केंद्र सरकार का खास तौर से एमएसएमईज को लेकर या फिर स्टार्टअप्स को लेकर खास तौर से उनका जो ध्यान रहा है वो रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किए देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो सरकार ने तमाम जो ऐलान किए हैं बीते 1 तारीख को, तो उन तमाम ऐलानों को देखते हुए खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, आप इसको कैपेबिलिटी के हिसाब से बताइए और जो हमारी एस्पिरेशन है उसके हिसाब से बताइए। लाइफ मैनेजमेंट भी और हमारे जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और क्योंकि एमएसएमई की लिमिट बढ़ा दी 500 करोड़ तक की कर दी, तो उसमें जो एमएसएमई के बेनिफिट्स हैं वो सारी 500 करोड़ तक की टर्नओवर वाली इंडस्ट्री को मिलने वाले। तो उसमें से वो कैपिटल सब्सिडी हो या इंस्ट्रूमेंट को बाय करने पे बहुत सारी सब्सिडी है, डीजी सेट बाय करने पे उसमें कैटेगरीज हैं कि भाई A-B-C-D की कैटेगरी में रूरल एरियाज में अगर इंडस्ट्रीज है तो उसको और ज्यादा बेनिफिट है, तो कैटेगरी बनाई हुई है सरकार ने। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड की जैसे बात करी कि भाई इंस्टेंट पैसे की छोटी इंडस्ट्री लघु उद्योग को इंस्टेंट पैसे की जरूरत होती है और उसके पास उस समय लोन लेना और वो एक पूरा फॉर्मेलिटी करना, उसकी बजाय अगर उसके पास इंस्टेंट मनी चाहिए तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो ये जो कई सारे कदम है एमएसएमई के लिए, साथ साथ जो पहले सीजीटीएमएस में 5 करोड़ तक की, वो 5 करोड़ बहुत कम अमाउंट होता है, उसको 10 करोड़ कर दिया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो एमएसएमई
सबसे फोकस एरिया होना चाहिए सरकार का, और जो इस बार स्पेशल दिख रहा है बजट में, एमएसएमई पे विशेष ध्यान दिया। स्टार्टअप की जैसे आपने बात करी, उसका भी 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ का रख दिया। तो नेचुरल बात है, लिक्विडेशन बनी अगर किसी के पास भी, व्यापारी के पास रहेगा, उसको कंफर्ट रहता है। 10 करोड़ ऑफकोर्स थोड़ा सा कम अमाउंट था, और 20 करोड़ करके बहुत ही सराहनीय था। ठीक है चंद्रभान जी, अगर सरकार ने केसीसी की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, निश्चित तौर पर इसे जो तमाम जो कार्ड धारक है उनको फायदा होगा। और जो कार्ड धारकों की रेशियो है वो खासतौर से यूपी में सबसे ज्यादा है, 15% से ज्यादा जो रेशियो है ऐसे कार्ड धारकों का है उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो केसीसी यूजर्स हैं, अगर सरकार ने इस लिमिट को एक्सटेंड किया है तो इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है वो काफी मजबूत होगी किसानों की। ऐसे में आप किसानों को समझाइए कि इस तरीके से जो केसीसी की लिमिट को अगर बढ़ाई गई है तो उससे वो किस अलग अलग क्षेत्रों में या फिर अपने किसानों को और किस तरीके से बेहतर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। जी देखिए, ये जो लिमिट बढ़ाई गई है ये किसान के कल्याण के लिए बढ़ाई गई है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, तो एक जगह की बजाय दो जगह जाना पड़ता था किसान को, तो अब एक जगह से ही 5 लाख रुपए वो सस्ते ब्याज पर पैसा ले सकता है। और मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि इसका जो है सदुपयोग करो। जैसे इसका जो फसल इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, वो बैंक से ही एक ही प्लेटफॉर्म से संभव हो सकेगी। उसको किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका सदुपयोग, अगर लेन देन सही रहता है तो ये सबसे बहुत ही कल्याणकारी जो है योजना सरकार ने दी है, और ये लिमिट बढ़ाई है किसान कल्याण के लिए। किसान भाई इसका प्रयोग कृषि के कार्यों के लिए, मशीनरी के लिए, आधुनिक खाद बीज खरीदने के लिए, आधुनिक आज के दिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए इसका पॉजिटिव प्रयोग करेंगे तो इससे बढ़िया कोई सरकार का बड़ा फैसला हो नहीं सकता। तो किसान भाई इसका ध्यान रखें, समय पर लेन देन करने में ही इसका फायदा होता है, थोड़े ब्याज में, अन्यथा तो फिर नुकसान होने की संभावना होती है। सरकार की पहल बहुत अच्छी है और किसान को इसका अच्छी तरह से सदुपयोग करना पड़ेगा। ठीक है प्रकाश जी, एक बार हम न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रही थी तो इन न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह जो है इस बिल को हम पेश करेंगे संसद में। अब तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस उम्मीद में हैं कि जो न्यू इनकम टैक्स बिल होगा उसमें कौन से क्लॉज ऐसे हो सकते हैं जिनको लाया जा सकता है, या कौन से ऐसे पुराने हो सकते हैं जिनको हटाया जा सकता है, जरा इस पर भी एक प्रकाश डालिए। जी, जो हमारा पहले इनकम टैक्स था वो 1961 में ड्राफ्ट हुआ था, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, लिटिगेशंस आए, चेंजेस हुए, सब क्लॉज बने, प्रोविजोज बने, इतने सारे प्रोविजोज, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद हमारा जो पुराना टैक्स लॉ था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये एक स्टेप है कि जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके और एक बिल्कुल ही एक सरल और एक बिल्कुल आसान समझने वाला टैक्स लॉ मेरे हिसाब से आना चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम टैक्स प्रोविजंस के साथ, जैसे अभी हम गवर्नमेंट की अगर इंटेंशन देखें तो पिछले 3 से 4 बजट में यही हो रहा है कि न्यू रिजिम आ गया, आपको एग्जाम्शंस को धीरे धीरे करके सब चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस को, कैलकुलेशंस को छोड़ के आप एक फ्लैट रेट पे आ रहे हैं। तो वही चीज़ें न्यू टैक्स बिल में भी ये आएगा कि भी जो इनकम टैक्स एक्ट न्यू आ रहा है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो अभी रेलिवेंट नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं या उनमें लिटिगेशन चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं कि जिसमें हम लिटिगेशंस में चल रहे हैं, तो उन लिटिगेशंस को गवर्नमेंट कम करना चाह रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ मुझे ये लगता है कि अब जो नया टैक्स लॉ आएंगे वो मोर सिंप्लिफिक तरीके से आएंगे, जो कॉमन मैन की समझ में भी आएगा और टैक्स एक्सपर्ट्स में भी आएगा, और लिटिगेशंस और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बेनिफिट होगा कि उसमें लिटिगेशंस कम से कम होंगे। तो ये इसी सोच के साथ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो ये नेक्स्ट स्टेप है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर है कि टैक्स लॉज को एक सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट किया जाए। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि अगर हम न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम था सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया बीते सालों, लेकिन ये ख़त्म क्यों किया गया, क्या आखिर कमियां इसमें थी, और अगर सरकार न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर आई तो इसमें क्या ऐसे खामियां तो ओल्ड टैक्स बिल रिजीम को लेकर थी जिसको लेकर सरकार को न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है वो लानी पड़ी। तो एक बार ज़रा इनमें अंतर भी ज़रा हमें समझाइए, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं।
ओल्ड टैक्स बिल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओल्ड टैक्स स्लैब जो है हमारा, ओल्ड टैक्स रेट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट वो नया जब इनकम टैक्स लॉ आएगा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसमें उसको स्क्रैप कर देगी, बट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता था कि हमारा 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% था, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% था, और 10 लाख से ऊपर 30% है। बट उसमें हमें बहुत सारी एग्जाम्शंस मिलती थी। सपोज कीजिए HRA है, कोई किराए के घर पे रह रहा है तो उसकी वो रिबेट क्लेम कर सकता था। अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको भी उसके 2 लाख रुपए तक की उसको एग्जेम्पशन थी। तो गवर्नमेंट ने ये पैरेलली एक ऑप्शन रखा है कि कोई टैक्स पेयर ये ना कहे कि मेरे को पहले मैंने प्लान करके ये किया हुआ था, होम लोन लिया हुआ है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरी रिबेट खत्म हो रही है। तो गवर्नमेंट ने पैरेलली एक ईजी टैक्स स्ट्रक्चर पेश कर दिया जिसके अंदर ऑलरेडी हमारी 4.5 से 5 लाख रुपए की रिबेट अगर कोई लेता है उससे ज़्यादा बेनिफिट उसको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी उसको टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंटेशन के, जो पहले इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती थी HRA क्लेम करने के लिए आपको रेंट रिसीट देनी है, आपको रेंट एग्रीमेंट देना है, डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती थी। तो वो अब कॉरपोरेट के अंदर इजी टैक्स कंप्लायंस को देखते हुए उन्होंने ओल्ड स्लैब रेट्स को ख़त्म करके नए स्लैब रेट पे आए हैं, जहाँ के मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे 0 डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं लेना, आपको फ्लैट रेट है और बेनिफिशियल है। ये नहीं है कि भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा रेट कर दिया वहाँ पे कि पहले जो आप चीज़ें क्लेम कर रहे थे उससे ज़्यादा बेनिफिट उनको विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन दे दिया। एक ये सिंपल भाषा में अगर कहें, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। ये पर्पज़ है नए स्लैब का। पुराने स्लैब में अगर कोई रहना चाहता है जिसको कोई बहुत ही हाई रेंट पे कर रहा है, सपोज कीजिए किसी की 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है और वो 5 लाख रुपए के करीब का घर का रेंट पे कर रहा है, तो उसके लिए ही एक बेनिफिशियल हो सकता है ओल्ड टैक्स रिजिम। बाकी किसी भी सिनेरियो में ऐसा नहीं लगता कि ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होगा अभी आज के डेट। और अगर जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो आता है तो एक कंफ्यूजन लोगों में ये भी है कि जब न्यू टैक्स इनकम बिल आएगा संसद में तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो नई टैक्स स्लैब है उसको सरकार कायम रख सके या हटा दे? जो अभी इसी बजट में जो स्लैब रेट्स आए हैं जो न्यू स्कीम की, डेफिनेटली वही आएंगी न्यू टैक्स बिल में डेफिनेटली। और जो ओल्ड हमारा रिजिम चल रहा था, ओल्ड रिजिम को डेफिनेटली वो स्क्रैप करेंगे। ओल्ड रिजिम इसमें खत्म हो जाएगी, जो भी बेनिफिट्स थे, या क्योंकि अभी जो पर्पज़ है गवर्नमेंट का वो टैक्स सिंप्लीफिकेशन का है, तो वो बहुत सारी एग्जाम्पशंस को देके और के इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाह रही कॉमन मैन के लिए कि भी आपको कैलकुलेट करना भी वो हो। तो एक सिंपल फ्लैट रेट्स के ऊपर कि आपका इतना इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, और उसके हिसाब से आएगा। तो न्यू टैक्स बिल जो आएगा उसमें जो एग्जाम्पशंस है, जो टैक्स रेट्स है, जो अभी न्यू रिजिम की रेट्स हैं, डेफिनेटली वो सेम ही आएंगी। ठीक है भाटिया जी, जिस तरीके से अगले सप्ताह ये उम्मीद है कि जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो आ सकता है, तो इसमें मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, आपसे भी ये भी समझना चाहूँगी खास तौर से कि जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा तो उसमें कौन कौन से क्लॉज आ सकते हैं आपकी नज़र से एक बार? जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि मुझे भी लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है उसको सिंपल करना है कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इसमें जो बिल आएगा उसमें यही सब चीज़ें होगी, जो ये रिबेट्स थी, इसको इस तरह से ना मिलके सिंपल से फॉर्मेट हो कि जिसकी जो इनकम है उस हिसाब से वो टैक्स दे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मतलब जो बिल आएगा वो सभी के फेवरेबल होगा और सब कॉमन मैन के लिए आसान होगा, जिससे समझना आसान होगा और कॉम्प्लिकेशन से हम बच पाए, यही उम्मीद है। प्रकाश जी, एक बार जो सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास है हमारे समाज में, ख़ास तौर से उनके पर्सपेक्टिव से इस न्यू इनकम टैक्स रिजीम को हम देखें, जो नए टैक्स स्लैब आए हैं उनको ख़ास तौर से उनकी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं? 12 लाख एनुअली इनकम पर अगर आपको कोई टैक्स नहीं देना तो जो सर्विस क्लास बिजनेस क्लास है तो उनके हिसाब से किस तरीके से रहने वाला है? नहीं, डेफिनेटली जब आपके पास नेट डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो उसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स आते हैं और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू में भी और आप पैरेलल इकोनॉमीज में भी देख रहे हैं आप, वो चीज़ें भी ख़त्म होती है। अगर हम टैक्स इंडिविजुअल्स की बात करें, वैसे अगर हम करंटली 93 लाख लोग ऐसे हैं मोर देन 10 लाख रुपीज़ के ब्रैकेट में आ जाए, 93 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, उनको डायरेक्टली हिट करेगा ये, डायरेक्टली बेनिफिट करेगा ये। और इसके जो 7 से 10 लाख हैं के बीच में है वो भी मोर देन 1 करोड़ पीपल्स हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी कहीं न कहीं इस न्यू रिजिम का इम्पैक्ट आएगा।
और इकोनॉमी पे भी ये पॉजिटिवली हिट करेगा। अगर हम पुराने टैक्स कलेक्शन की भी देखें तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, पहले 2014 का अगर हम डाटा देखें, 2014 में मोर देन 10 लाख की स्लैब रेट में केवल 18 लाख लोग थे। 18 लाख लोगों की आय 10 लाख से ऊपर होती थी पहले 2014 में, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद आज 2024 में गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से 93 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है। तो यानी कि इसके अंदर 5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि हमारे टैक्स पेयर्स 18 लाख जो 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में थे, आज 93 लाख पीपल्स ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हैं। तो टैक्स बेस को रिड्यूस करने से, रेट को रिड्यूस करने से टैक्स बेस भी इंक्रीज होता है और धीरे धीरे करके इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू बढ़ के ही आता है। टैक्स फोरगोन से ऐसा नहीं है कि भी रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिवली आएगा, इकोनॉमी भी पॉजिटिव पड़ेगा और टैक्स पेयर को भी एक रिलीफ मिलेगा अच्छे अमाउंट का। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो आपने हमारे साथ शेयर किया है प्रकाश जी, कि ऐसे 93 लाख लोग हैं जो कि 2024 तक जो कि 10 लाख से ज़्यादा जो है वो उनकी इनकम हो रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो नया टैक्स स्लैब आया है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या किस तरीके से रहने वाला है ऐसे टैक्स पेयर्स के ऊपर? डायरेक्टली तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली तो उसके जेब में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो उस चीज़ से उसको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। इनडायरेक्टली क्योंकि गवर्नमेंट एक विज़न के साथ चल रही है कि 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उस विज़न के साथ चल रही है। तो उससे गवर्नमेंट उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज स्पेंड हो रहा है, कि अगर आपको डेवलप बनना है तो आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी है कि भी एक तो आपको टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रही है। जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया था कि भी टेक्नोलॉजी पे स्पेंड हो रहा है, एमएसएमई को बूस्ट किया जा रहा है, बिजनेसेस को डेवलप होगा, एमएसएमईज बूस्ट करेगी, टेक्नोलॉजीज इंडिया में नई आएंगी, मशीन्स नई आएंगी और इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के पास जॉब क्रिएशन भी आएगा, उससे जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं वो भी स्ट्रांग होंगी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा हमें। ठीक है चंद्रभान जी, एक बार आपके पास आते हुए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, न केवल ये योजना बल्कि इसी की तरह ही कई ऐसी योजनाएं जो कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार चलाई भी जा रही हैं ताकि किसान जो है उनका हित हो सके। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सरकार ने इस बार अपने बजट में इसका खासतौर से उल्लेख किया है, तो इसके पर्सपेक्टिव से भी किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी और किसान के कल्याण के लिए अच्छी योजना है और इसको सरकार समस्याओं का समाधान करने में सबसे तत्पर है। फसल सुरक्षा के लिए ये योजना बहुत कारगर साबित हो रही है और भविष्य में इसको और भी सुचारू रूप से चलाने की योजना सरकार की है, जो बहुत अच्छी पहल है इस बजट के बाद भी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान निधि है, उसके तहत भी किसान को अच्छा खासा पर ईयर 6,000 रुपए का आर्थिक मदद मिल रहा है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उम्मीद थी कि इसको बढ़ाया जाएगा और हो सकता है सरकार बढ़ा भी दे। तो ये योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसके साथ साथ जो पारदर्शिता आई है, डीबीटी के माध्यम से किसान को जो लाभ मिल रहा है वो भी किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहा है और सरकार इसके तरफ भी तत्पर है, काम हो रहा है, समाधान हो रहे हैं। तो ये योजनाएं मुख्य रूप से नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इसमें सरकार ने बजट दिया है, अच्छा काम होगा और भविष्य में किसान की आर्थिक स्थिति और सुधरेगी और अच्छा कार्य किसान के हित में होगा। वीरभान शर्मा जी, जो नया बजट आया है इससे खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो माइनिंग सेक्टर है उसमें कितना बूस्ट होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी जी, एक बात तो क्लियर है कि सरकार का ध्यान स्वरोजगार की तरफ बहुत स्पेशल है और अगर किसी भी देश का अगर जीडीपी ग्रोथ करनी है या आम आदमी के पास पैसा हो तो वो नौकरी के ऊपर सिर्फ सोचता रहे तो देश की तरक्की कभी हो नहीं सकती। तो इस वक्त जो कई सालों के बजट हम ट्रैक करते आ रहे हैं और ये बजट में तो बहुत ज्यादा स्पेशली इस स्वरोजगार पे जो एमएसएमई के लिए या नए उद्योग लगाने के लिए, छोटे महिलाओं के लिए हो या बिल्कुल टीनी यूनिट के लिए हो या स्टार्टअप के लिए, जैसे आपने देखा स्कीम को डबल कर दिया गया। देखिए
हालांकि एमएसएमई जो है 62%, 62% के एम्प्लॉयमेंट में योगदान है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं, सारा छोटी इंडस्ट्री का योगदान है। नेचुरल बात है। तो इसी तरीके से अगर हम एमएसएमई पे स्पेशल ध्यान दें, सरकार की जैसे ये पॉलिसी सपोर्ट करने की बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ हमारे देश के जो 2047 की हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, एमएसएमई बहुत बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर। 30% हमारा जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूटर है, 46% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है। तो ये जो सरकार की जो छोटे लघु उद्योगों पे जो विशेषकर स्कीम सपोर्टिंग स्कीम आ रही है ना, इनसे आम आदमी का हमारी जीडीपी टोटल प्लस जो ओवरऑल हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत बड़ा असर देती है। और अगर वीरभान जी, सरकार की तरफ से अगर स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन को बढ़ाया गया है, लोन की राशि को एक्सटेंड किया गया है, तो इसे जॉब क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से आप किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं? जैसे मैंने वही बताया कि जॉब क्रिएशन, स्टार्टअप भी जो सबसे जो नए आइडियाज लेकर के जो बच्चे आते हैं, वो कई नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर या इंडस्ट्री लगती है, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। हालांकि इसमें हमने सरकार से 1-2 रिक्वेस्ट करी है कि इसको स्टार्टअप को ओवरऑल इंडस्ट्री पे लागू कर दिया जाए। जो भी कोई नई इंडस्ट्री लगाए, स्टार्टअप एक डेफिनेशन है, स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसको स्टार्टअप कहते हैं। एवरी इंडस्ट्री जो नई इंडस्ट्री लगाना स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आता। स्टार्टअप एक स्पेशल कैटेगरी में आता है जिसमें कुछ सरकार की कुछ प्रावधान है कि न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी या नई तरह की चीजों के लिए है। बट ओवरऑल नई इंडस्ट्री के लिए भी मैं समझता हूँ अगर ये अक्रॉस द बोर्ड सरकार कर दे तो इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक तो चीजें और है जो मैं आपके संज्ञान में सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। पीएलआई स्कीम है जो ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्री का जो है ना बेनिफिट उठा पाती है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम है वो, उसको थोड़ा सरलीकरण करें तो उसमें एमएसएमई छोटे उद्योगों को उस चीज का बेनिफिट मिल सकता है, जिससे मैं समझता हूँ अगले बजट तक हम फिर सरकार तक ये बात अपनी जरूर बताएंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी सुंदर बात है कि जो इंक्यूबेशन स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए क्या किसी इंस्टीट्यूट के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है, तो वो भी सिर्फ स्टार्टअप के लिए स्कीम है। अगर वो भी एमएसएमई के हर छोटे उद्योग के लिए कर दिया जाए, बहुत बड़ा उसका बूस्टर मिल सकता है। हालांकि सरकार पहले से बहुत ही सराहनीय कदम ले चुकी है, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड स्कोप है इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट के लिए, तो हम हमेशा सोचते रहेंगे। बट ओवरऑल जो इस बजट में जो जितनी चीजों को भी किया गया वो एक्सेलेंट है, और यही चीज ध्यान में रखते हुए किया गया है कि छोटे उद्योगों को या जो भी कोई बच्चा पढ़ाई करके और पहली बार उद्योग लगाना चाहे वो, या कोई छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहे वो, एमएसएमई की जैसे ओवरऑल अपर लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। अगर तो पहले से कोई इंडस्ट्री चल रही है तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम लिमिट भी सरकार की तरफ ध्यान रखिए कि वो बेनिफिट जो है 250 करोड़ तक की टर्नओवर तक का बेनिफिट जो 500 करोड़ तक करते हैं। तो ये टोटल मिला के हम स्वरोजगार और जो हम बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो अगर हम कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो वो इंडस्ट्री लगेगी। तो जिसने इंडस्ट्री लगाई वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो साथ में इंडस्ट्री लगाएगा वो कुछ एम्प्लॉय को भी 5 या 10 या 20, 50, 100, 200 जितने भी लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगा, तो वो डबल बेनिफिट है। तो वो खुद का बेरोजगारी उसने मिटा दी, प्लस साथ में दूसरे लोगों को साथ में जो रोजगार देगा, तो ओवरऑल एमएसएमई एक विन-विन सिचुएशन रहती है। और जिस भी कंट्री में एमएसएमई बूस्टअप करके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिछले सालों में एमएसएमई को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। आप चाहे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए 62%, जैसे मैंने बताया। एक्सपोर्ट में आप देखो 50-50 की रेशो के आसपास हम पहुंच गए। पहले ये 45 से नीचे था, अभी 46 के आसपास हो गया, 45.9 के आसपास हो गया ये। और जीडीपी में जैसे मैंने बताया एमएसएमई कॉन्ट्रीब्यूशन 30% का। तो ऑफकोर्स अगर सरकार एमएसएमई में जैसे ध्यान दे ही रही है, तो इसी तरह से मैं समझता हूँ हर बजट में और ज्यादा सपोर्ट मिलती रहेगी। तो जो हमारा 2047 का विजन है माननीय मोदी जी का, वो बिल्कुल साक्षात होगा। बिल्कुल। और उसी के पर्सपेक्टिव से जो है सरकार लगातार जो तमाम कदम है वो उठा भी रही है। भाटिया जी, हालांकि हम इस पूरे बजट को सिटीजन फर्स्ट बजट कह भी रहे हैं, लेकिन मैं आपकी नज़र से समझना चाहूँगी और आपसे कुछ 2-4 पॉइंट्स भी जानना चाहूँगी कि हालांकि तमाम ऐलान सरकार ने किए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे 1-2 ऐलान जो सरकार कर देती तो और बेहतर होता इंडस्ट्रीज़ के लिए खास तौर से। देखिए मैम, मैं समझता हूँ कि मतलब काफ़ी अच्छे मतलब जो ऐलान किए हैं, और देखिए गुंजाइश तो हमेशा रहती है कुछ भी नए की, बट ये काफ़ी अच्छे ऐलान हैं कि जिससे कि जैसे भी अभी बात हमारी हो ही रही है कि अगर हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी, एमएसएमई के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, अगर हम खुद से यहाँ डेवलप हो गए तो हमारी बेरोजगारी घटेगी, रोजगार हमारे बढ़ेंगे।
साथ के साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी जो स्टार्टअप्स है या उनके लिए जो फंडिंग बढ़ाई है कि वो भी अपने आप डेवलप और रोजगार डेवलप करें और सिर्फ हाउस वुमेन ना बन के वो भी मतलब एक बाहर की दुनिया में निकलें। तो ये बड़ा उनका है योगदान। तो मैं कहूँगा कि जो बजट है ना ये सभी के हित के लिए है। देखिए किसानों का तो आप बता ही रहे हैं, साथ के साथ आम आदमी के लिए, यूथ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और सब हमारे मतलब पेशेंट्स के लिए भी। मैंने बताया आपको जैसे मेडिसिन के लिए काफ़ी ड्रग्स पे मतलब ड्यूटीज़ घटाई है। तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इस बजट से और उम्मीद करेंगे कि इससे डेवलपमेंट ही होगा हमारे देश का। चलिए ठीक है भाटिया जी, आपने अपना पॉइंट रखा। और प्रकाश जी, हम लगातार बात कर रहे हैं टैक्स को लेकर। जो न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है उसको लेकर ये भी जानकारी आ रही है कि सरकार इसमें जो केवाईसी है उसको आसान करने के लिए नए क्लॉज ला सकती है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स भी ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल वर्तमान में जो केवाईसी है उसका तरीका किस तरीके से है, अभी कौन सी दिक्कतें आती हैं? नहीं, केवाईसी से रिलेटेड तो कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है कि रिटर्न फाइलिंग्स को सिंप्लीफाई कर सकती है गवर्नमेंट का ये पर्पस है कि रिटर्न फाइलिंग्स को आज के टाइम में केवाईसी में तो हमारा जो पैन कार्ड इशू होता है वो डिजिटली इशू हो जाता है और विद इन 1 क्लिक आधार बेस आज के टाइम में इन्होंने सिस्टम किया हुआ है सारा। तो 1 क्लिक बेस पे आपका पैन जनरेशन हो जाता है और उसी पे बट रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड चीज़ें इज आउट होंगी डेफिनेटली। जो नया हमारा टैक्स बिल आएगा उसमें वो चीज़ें हो सकता है कि भी कुछ चीज़ें टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड कंप्लायंस में कुछ छूटें दें गवर्नमेंट। और अगर 4 साल तक मौका दिया गया है कि वो तमाम जो टैक्स पेयर्स है वो रिटर्न भर सकते हैं, तो ये एक कितनी बड़ी सौगात है उनके लिए, कितना बड़ा मौका है उनके लिए? एक्चुअल में ये भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो भी लिटिगेशंस हैं उसको कम किया जाए। अगर किसी टैक्स पेयर ने गलती से रह गया या उसके बाद में उसको चीज़ पता लगी तो उस चीज़ को पहले 2 साल तक होता था कि आप 2 साल तक उसको अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं कुछ एडिशनल टैक्स पे करके। तो उस 2 साल को इन्होंने 4 साल कर दिया कि 4 साल तक आप कुछ एडिशनल टैक्स पे कीजिए और उस एडिशनल टैक्स पे करने के साथ साथ आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे को 3 साल बाद मुझे एक डिपार्टमेंट से एक नोटिस आता है कि आपने ये इनकम पे आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, काइंडली क्लैरिफाई दैट। तो उस चीज़ के बेसिस पे भी मैं अपनी रिटर्न को अपडेट करके लिटिगेशन में जाने के बजाय मैं अपनी रिटर्न को अपडेट करूंगा और रिटर्न को अपडेट करके कंप्लायंस कर सकता हूं। तो ये एक बहुत अच्छी विंडो ओपन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि लिटिगेशंस में कम जाएं और सॉल्यूशंस हाथ के हाथों, जैसे डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम चल रही है। इन सब का पर्पज़ ये है गवर्नमेंट का कि टैक्स पेयर के साथ लिटिगेशंस, मिनिमम लिटिगेशंस के साथ आप रहें और 0 लिटिगेशन के बाद आप जो भी करेक्ट टैक्स अमाउंट्स हैं वो पे करें। तो जो 4 साल का दिया है उन्होंने, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को बाद में अगर इन्फॉर्मेशन पता लगती है तो अपना एडिशनल टैक्स पे करके रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। 2 साल से बढ़ा के उसको 4 साल कर दिया गया। साथ ही साथ प्रकाश जी, हम लगातार जो आम टैक्स पेयर्स हैं उनकी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो सरकार लेकर आई है। डबल छूट दे दी एक तरीके से, TDS बढ़ा दिया गया है। हाँ, TDS 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनको फायदा होगा इससे। राइट। TDS भी बढ़ा दिए गए और जो 50,000 का रिबेट मिलता था वो भी 1 लाख रुपीस कर दिए गए। तो इससे भी जरा इसको एक बार विस्तार से बताइए कि पहले कितना था और इससे कितना फायदा हो रहा था और अब कितना फायदा हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसके ऊपर पहले 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता था, वो 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। अब उसको सीमा को बढ़ा के 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। तो 1 लाख रुपीस तक उनको कोई इंटरेस्ट, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो FDs में अपना पैसा रखते हैं और उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम वही होती है जिससे वो अपना, चाहे वो मेडिकल नीड्स पूरी कर रहे हो या किसी भी चीज़ को पूरा कर रहे हो। तो गवर्नमेंट को इसी चीज़ को सोच के किया है कि वो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। और एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि 50,000 की लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दिया गया, ताकि वो 1 लाख रुपीज़ तक का अगर कोई इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है चंद्रभान जी, लगातार हम किसानों की बात कर रहे हैं, आप भी अपनी जो पॉइंट्स है, राय है वो भी रख रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर खासतौर से सरकार ने जो ऐलान किया उनमें एक ऐलान है मखाना बोर्ड बनाने का। हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो हब है मखाना प्रोड्यूस करने के लिए। लगभग 90% जो है वहाँ पर जो बिहार है उसका प्रोडक्शन होता है, खासतौर से जो मिथिलांचल इलाका है वहाँ पर होता है 70% के अराउंड। तो वहाँ पर बिहार बोर्ड बनने से किस तरीके से जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि कुछ किसान भी है जो कि अब रुक कर रहे हैं इसी में, तो उनके लिए, उनके पर्सपेक्टिव से किस तरीके से देख रहे हैं आप इस कदम को? चंद्रभान जी। बहुत अच्छा कदम है ये।
वहाँ जो है ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं या भूमिहीन हैं, उनमें सभी को जो इससे जुड़े हुए हैं, जो लेबर तबका है, इससे जुड़े हुए सभी को इसका आर्थिक फायदा होने वाला है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस बारे में विचार चल रहा था और ये अच्छा कदम सरकार का लग रहा है। ठीक है प्रकाश जी, देखिए हमारे समाज में 3 ही वर्ग हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। सरकार की कोशिश रहती है कि जो मध्यम वर्ग है खास तौर से उसके लिए हम कुछ बेहतर कर सके और जो निम्न वर्ग है उसको ऊपर उठा सके। तो इस बार जो बजट आया ओवरऑल मैं आपसे समझना चाहूँगी इसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स किस तरीके से रहने वाले हैं। हमने आपने बताया कि इनको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहिए, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी इसके किस तरीके से एक जो इम्पैक्ट्स हैं वो रहने वाले हैं। एक्चुअल में गवर्नमेंट का जो एक विज़न है वो यही है कि भी हमें 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनना है। तो उसी के स्टेप्स चल रहे हैं, ये उसी के ही 1 बाय 1 स्टेप पे गवर्नमेंट चल रही है। आप ये देखिए कि भी आज 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। आज से उससे 10 साल पहले तक पूरा बजट ही अगर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के देखें तो 11 लाख करोड़ रुपए था। आज अकेला हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो वो पैसा जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारा रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमारा इंडस्ट्रीज़ के लिए और सब चीज़ों के लिए वो उस चीज़ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट आएंगे। जैसे आप देखेंगे कि रोड्स पे बहुत सारा वर्क हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को आज के टाइम में एमएसएमईज काम कर रही है, अगर उनके ट्रांसपोर्टेशन उनकी स्ट्रांग होती है, उनके मटेरियल आने में आज पोर्ट्स हमारे स्ट्रांग है, इंपोर्ट करने के लिए आपका टाइम बच रहा है उनके लिए, तो उस चीज़ों से बिजनेसेस को फ़ायदा होता है, डायरेक्टली वो आगे मोर एम्प्लॉयमेंट में जाता है। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आता है तो हमारे लोअर क्लास को भी एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और एक उनका इनकम सोर्स भी जनरेट हो रहा है। जैसे हमने फिगर्स में भी बताया कि आपको कैसे कैसे इनकम्स, लोगों की इनकम्स इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों की इनकम्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लाइवहुड पे इम्पैक्ट आएगा। और गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि धीरे धीरे करके हम स्टेप वाइज ग्रो करें और उसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। चलिए ठीक है, वीरभान शर्मा जी और चंद्रभान जी आपका भी, और साथ ही प्रकाश देहरू जी आपका भी, और एम के भाटिया जी आपका भी। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय सूर्य समाचार को देने के लिए और एक सार्थक चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।